तो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में देता है कि पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, उठ के वहां से चले जाना। क्वेश्चन देखे थे इस बार यूपीएससी मेंस के, उसके लिए आपको चिंतन करना पड़ता है, लेकिन उसमें से केवल कुछ ही ऐसे क्यों होते हैं जो उस सब्जेक्ट की महारत हासिल कर पाते हैं। सेगमेंट को मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया है। स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल सुपर 30। सुपर 30 मतलब 30 स्टूडेंट बहुत ही इंटेंस तरीके से तैयार किए जाएंगे, और जीरो टू हीरो हमारा ऑनलाइन बैच है जो लोग ऑनलाइन करते हैं उनके लिए। सो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से एक नई जर्नी शुरू करते हैं स्ट्रक्चर वे में। इस सेगमेंट को मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया है। स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को करने जाते हैं, जैसे आप यहाँ तक आए सीढ़ियाँ चढ़ के, तो सीढ़ियाँ अगर स्ट्रक्चर है, अगर मान लो वही अगर हैरी पॉटर की सीढ़ियाँ होती कि आप इधर चढ़ो और घूम के कहीं और चले। हैरी पॉटर मूवी किसने किसने देखी है? तो हैरी पॉटर में तुमने देखा होगा वो क्या होता है, सीढ़ियाँ अपनी जगह बदल देती हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पहुँचने की बजाय वो कहीं और पहुँच जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब भी हम किसी काम की शुरुआत करें, कोई भी लॉन्ग टर्म, हमें 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद एग्जाम देना है, तो जब हम किसी भी स्ट्रक्चर की शुरुआत करें तो उसको उसी वे में लेके चलना होता है। यानी जैसे आप कई बार कहते हैं सर मुझे 2027 में आईएएस देना है, 28 में आईएएस देना है, लेकिन सवाल है कि क्या 27 या 28 तक पहुंचने की सीढ़ियां तुम्हारी तैयार हैं? यानी वो सारे स्टेप्स जो हमें वहां तक लेकर जा सकते हैं वो रेडी हैं? किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, तो इकोनॉमिक्स से शुरुआत कैसे होगी? इकोनॉमिक्स शुरुआत करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? इकोनॉमिक्स क्या तुम अकेले पढ़ रहे हो इस देश में? सभी लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कम से कम इकोनॉमिक्स वो पढ़ते ही पढ़ते हैं, एनी हाउ ये कंपलसरी पार्ट है। लेकिन उसमें से केवल कुछ ही ऐसे क्यों होते हैं जो उस सब्जेक्ट की महारत हासिल कर पाते हैं? कुछ तो खास बात होगी। कुछ लोगों को वो बात नहीं पता जो एक्चुअली उन्हें सबसे पहले बताई जानी चाहिए कि किसी सब्जेक्ट में महारत कैसे हासिल करते हैं, मास्टरी कैसे हासिल करते हैं। इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है? क्या इकोनॉमिक्स का वही नेचर है जो हिस्ट्री का नेचर है? हिस्ट्री का वही नेचर है जो ज्योग्राफी का नेचर है? ज्योग्राफी का वही नेचर है जो पॉलिटी का नेचर है? नहीं, हर सब्जेक्ट का जो उसका नेचर होता है वो अलग होता है। यहीं से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए आती है वो ये है कि हमें स्किल सीखनी पड़ती है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मैंने इशारा किया तो एक दो लोगों ने लिखना शुरू किया, सिहानी ने लिखना भी नहीं शुरू किया। उसका रीजन क्या है? राइट, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपको स्कूल से सिखाया गया कि यार पहले टीचर जी का मुंह देखते रहो, वो बोल रहे हैं, इसके बाद जब वो कहे लिखो तो लिखना शुरू करेंगे। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। पहली लाइन जो तुम्हें लिखनी है वो है यूपीएससी की क्लासेस डिस्कशन बेस होनी चाहिए। यूपीएससी की क्लासेस डिस्कशन बेस होनी चाहिए। यूपीएससी का एग्जाम लिखो, इसको फास्टर वे में लिखो, क्विक लिखो। यूपीएससी का एग्जाम डिस्कशन बेस एग्जाम है। यूपीएससी का एग्जाम डिस्कशन बेस एग्जाम है। तो डिस्कशन तक पहुंचने के लिए मुझे वो आदतें भी होनी चाहिए। अगर कभी भी किसी कोचिंग में तुम्हें यहां दिखाई पड़े, मान लो कोई और भी कहीं पढ़ रहे हो या कहीं पढ़ोगे या कहीं जाने का कई बार लोगों का मन करता है, जहां पर जो है वो बहुत ज्यादा लिखाया जा रहा है, बहुत ज्यादा जो है आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पीडीएफ पे केवल अंडरलाइन की जा रही है, टीचर आपसे जो है वो बातचीत नहीं कर रहा है, डिस्कशन नहीं कर रहा है, आपको करंट में लेके नहीं जा रहा है, उठ के वहां से चले जाना। वो समझ लेना कि क्लास अच्छी हो सकती है लेकिन ये यूपीएससी की क्लास नहीं है। ये हो सकता है स्कूल की क्लास हो, कोई ट्यूशन की क्लास हो, कोई छोटा मोटा एग्जाम की क्लास हो, यूपीएससी का नहीं है। क्योंकि यूपीएससी का नेचर क्या है? यूपीएससी का नेचर ही डिस्कशन बेस है। डिस्कशन बेस है। क्वेश्चन देखे थे इस बार यूपीएससी मेंस के, अभी हम एक बार करके देखे। तो यूपीएससी के क्वेश्चन के बारे में बात करो। आपको क्या लगता है कि नाटो का बढ़ता प्रभाव एशिया में शक्ति संतुलन को बर्बाद करेगा? यही तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सिलेक्शन वाली क्लास में। आपको क्या लगता है? मतलब तुम हम पे छोड़ रहे हो हमें क्या लगता है। इसका मतलब क्या? वो आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप प्रो अमेरिका हो, आप प्रो एशिया हो, आपको लगेगा बिल्कुल सर ऐसा ही होगा, नाटो को क्यों हमारे क्षेत्र में घुसना चाहिए। तो क्या डिस्कशन में दोनों लोगों का मत एक हो सकता है? आप मेरी तरफ बताओ, क्या एक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लोगों के सोचने का तरीका, हो सकता है वो साहब हो वो न्यूट्रल सोच लें, ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अभी हम नहीं जानते, अब आएगा तब देखेंगे। तो इसका मतलब है कि तीन लोगों के जो ओरिएंटेशन है वो तीनों अलग अलग होंगे। ये ओरिएंटेशन कैसे बना? ये ओरिएंटेशन बना कि आपने सीडिंग, यानी थॉट सीडिंग जिसे बोलते हैं, वो थॉट सीडिंग कैसे की आपने? थॉट सीडिंग मतलब जब प्रारंभिक रूप से विचार मेरे पास आ रहे थे तो मैंने केवल रटे रटाए नोट्स पढ़े थे, या मेरे टीचर ने मेरे दिमाग को प्रोवोक किया कि सोचो, सोचो इसके कई उत्तर हो सकते हैं,
सोचो, इसके कई वे में हम थॉट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। अगला जो सेगमेंट है, यूपीएससी थॉट प्रोसेसिंग का एग्जाम है। लिखो, यूपीएससी थॉट प्रोसेसिंग का एग्जाम है। क्लास के आखिरी में मुझे नोट्स चाहिए आपसे। मैं आपके नोट्स की फोटो मंगाऊंगा अभी, रैंडमली किसी की भी, तो मुझे मेरी कॉपियां एकदम फुलफिल चाहिए। यूपीएससी थॉट प्रोसेसिंग का एग्जाम है। इसका मतलब है कि मुझे विचारशील रहना है, मुझे विचारशील रहना है। विचारशील रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? हाउ कैन यू बी द थॉट बेस, थॉट प्रोवोकेटिव? कैसे रहोगे? उसके लिए आपको चिंतन करना पड़ता है। चिंतन, चिंता नहीं, आप चिंता करते हो सिलेबस कब खत्म होगा, एग्जाम कब क्रैक करेंगे। चिंतन करना पड़ता है। चिंतन का मतलब होता है उसके निष्पक्ष रह के। चिंतन की सबसे खास बात क्या होती है? वो निष्पक्ष रह के, यानी न्यूट्रल रह के, वो हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स, ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद, अच्छाई और बुराई, लाभ और हानि, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब के बारे में वो सोचता है। जब वो सोचता है तो वो किसी तरफ नहीं जाता है, वो उसकी दोनों चीजों के बारे में सोचता है। क्लियर है? राइट, वेरी गुड। देखो, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं लिखने में? लिखना भी सिखाऊंगा तुम्हें। थॉट जब उत्तेजित होते हैं, मैं ये सोचूं ही क्यों? तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत काम पड़ा हुआ है। घर में पता नहीं झाड़ू लगी कि नहीं लगी, खाना बना कि नहीं बना, पापा टाइम से ऑफिस गए कि नहीं गए, बहुत कुछ सोचने के लिए। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब हो कि उन सब चीजों को छोड़कर अपने जो टारगेट्स हैं, तुम्हारी चिंता यह होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री अभी क्या कर रहे हैं, भारत में क्या हो रहा है, इजराइल का जो बढ़ता हुआ वॉर है वो हमें कैसे परेशान कर सकता है, हमारे रिलेशनशिप पे क्या असर आ रहा है। तो जब तुम अपने उस झाड़ू पोछे घर की प्रॉब्लम्स को रिप्लेस करके जब भारत और भारत की समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, एक ऑफिसर की तरह सोचना शुरू कर दो, जैसे आज आप आए तो एक ऑफिसर की तरह अगर तुम्हें कुछ चिंता है, रास्ते में तुमने बहुत सी चीजें देखी होंगी, ठीक है, तो वो चीजें तुम्हारे दिमाग में कहां पर हैं कि अगर तुम्हें मौका मिले तो इसमें क्या चीज सुधारना चाहोगे। मान लो जैसे गाड़ियां लोग सड़क पे खड़ी करके चले जा रहे हैं, ये एक समस्या है भाई, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है कि जब आप इन चीजों पर विचार करते हैं, जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि पार्किंग क्यों नहीं यहां पर है और लोग गाड़ियां भी खड़ी कर रहे हैं, मान लो पार्किंग की समस्या, देश छोटा है, आबादी बहुत बड़ी है, क्या सरकार को गाड़ियां खरीदने पे रेशनल विचार करना चाहिए? अब आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए, लेकिन आप दौड़ के जाएंगे अभी दिवाली पे गाड़ी खरीदने के लिए, आपके पास पैसा होगा? तो सवाल यह है, अगर आपने जो है गाड़ियां खरीदने पे रोक लगा दी तो आपके देश का रोजगार क्या होगा? तो बहुत मुश्किल है ये निर्णय लेना। तो क्या किया जाना चाहिए? क्या सिविक सेंस भी कोई चीज होती है? क्या इकोनॉमी कोई चीज होती है? क्या सरकार लोकतांत्रिक देशों में इस तरह से बैन लगा सकती है मार्केट पे, जब हम ज्यादा जो है ओपन मार्केट में चले जा रहे हैं? तो अभी हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग इन विचारों की तरफ ना जा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, आज जैसे तुम सोचोगे क्या गाड़ियां इस तरह से यहां लगनी चाहिए, ट्रैफिक जाम हो जाता है, मान लो कोई एम्बुलेंस फंस गई उसमें, तो जीवन जीने का अधिकार कहां चला गया? आपको बहुत फैंसी वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप विचारों को इग्नाइट करो। क्या करना है? थॉट इग्नाइट करना है, विचारों को प्रज्वलित करना है, उसको प्रेरणा देनी है। तो जब आप कॉन्टिन्यूअस इस प्रोसेस में रहते हो तो आपका क्या होता है? इंटरेस्ट डेवलप होता है, रुचि डेवलप होती है। और जब ये रुचि डेवलप होती है तो आपका सिलेबस आपकी इन किताबों से निकलकर आपके समाज में फैल जाता है, और जिसका भी सिलेबस उसकी सोसाइटी में फैल गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस एग्जाम का नेचर बुक्स नहीं है, इस एग्जाम का नेचर थॉट प्रोसेस है। और थॉट प्रोसेस किसी बने बनाए नोट्स या किसी बुक की सीमाओं पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि थॉट का पर्पस ही होता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थॉट का पर्पस होता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी नियति से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया सोचना, उसी को थॉट कहते हैं। तो जब तुम किसी के विचारों को बार बार पढ़ते रहोगे तो फिर अपना थॉट तुम नहीं रख पाओगे। तो आप लोगों को आज से पढ़ाई में कुछ अपना चिंतन का भी समय देना पड़ेगा। जब आओ तो आसपास नजर रखो क्या हो रहा है। कुछ लोग भूखे बैठे हैं वहां पर, आपने देखा मंदिर के सामने, उनकी इनकम ऐसी कम है।
कुछ लोग आपने देखा होगा लेबर चौक पे लेबर खड़ी रहती है, तो उनको डेली दिहाड़ी रोजगार के लिए सबको रोजगार नहीं मिलता। कुछ लोग दोपहर तक खड़े रहते हैं फिर चले जाते हैं। उनके हाव भाव को 5 मिनट खड़े होकर देखा करो, क्या ये वाकई में काम करना चाहते हैं? लेकिन काम के लिए क्या स्किल्ड हैं? सरकार की कोई योजना है इनको स्किल करने के लिए? ये चौराहे के बीच में क्यों खड़े होते हैं? क्या सरकार, अगर आपको कल को आईएएस बनने का मौका मिला तो क्या आप इनके लिए कोई योजना निकालोगे? कैसे निकालो, कभी बात करके देखना। भैया तुम्हें रोज काम मिलता है क्या? कितने दिन काम मिलता है? तो कैलकुलेट करके देखो, इससे उनका घर का खर्च, इसका टोटल उनकी मंथली इनकम कितनी होगी। अब अगर मंथली इनकम इनकी है तो आगे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये सब सिद्धांत किताबों में नहीं पढ़े जाते हैं। जिसने जीवन से पढ़ना सीख लिया उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बातचीत तो करके देखो, हाँ भैया कितना कमा लेते होगे महीने का? बस ऐसे ही मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं जानना चाह रहा हूं। तो पता चला उसने कहा कि मैं 10,000 रुपये महीना कमा पाता हूं। फिर इतना नोएडा जैसे शहर में 10,000 मतलब क्या हुआ? लिवलीहुड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पानी भी खरीद के पीना है, मकान भी किराए पे रहना है, तो कैसे परिवार? तो इसका सीधा सा मतलब होता है आपके बच्चे हैं, फिर वो पढ़ने कहाँ जाते हैं? पता चला वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो फिर ह्यूमन रिसोर्स का क्या होगा? तो अगर टायर 1 सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर ऐसी स्थिति है तो फिर सोच के देखो देश के अन्य हिस्सों में कहां हो रहा होगा। तो आपको जो मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, लिवलीहुड कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सब कुछ तुम्हें उस चौराहे पे खड़ा हुआ मिल जाएगा। और वहां जो तुम सीखोगे, जहां तुम बात जो करोगे, वो जीवन में नहीं भूल सकते तुम, वो जीवन में भूल ही नहीं सकते। जो ये कहते हैं ना कि सर मेमोरी लॉस हो जाती है, हम नहीं पढ़ पाते, हम नहीं सीख पाते, ये सब किनारे हो जाएगा। इसलिए भूलते हो कि तुम्हें सही पढ़ने का तरीका नहीं पता है, इसलिए कि तुमने अपने कॉलेज के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम को एक बराबर मान लिया। यूपीएससी के एग्जाम में अपनी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करना होगा तुम्हें, और लगातार मैं यही करने जा रहा हूं। मैं आपके एक एक स्टेप को पहले उधेड़ूंगा, जो पिछला सीख कर आया हूं मैं एकदम नोच नोच के निकाल दूंगा सब, और एक नई पर्सनालिटी पर मैं फोकस करने जा रहा हूं। इस सुपर 30 में नई पर्सनालिटी पर फोकस करने जा रहा हूं। एक एक चीज, चाहे वो तुम्हारा थॉट प्रोवोकिंग सिस्टम हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना हो, केस स्टडीज करना हो, एक एक चीज सिखाऊंगा बिल्कुल उंगली पकड़ के, बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। आज जैसे पहली चीज तुम्हें सिखाई कि जब तक मैं बोल रहा हूं, एक एक बात को तुम्हारी कॉपी में मेरी तरफ मुंह नहीं होना चाहिए। और इस स्किल को बोलते हैं हाथों से बोलना। क्या बोलते हैं? अभी तक तुमने क्या सुना था? हाथों से लिखना। आज से हम शुरू करेंगे हाथों से बोलना। इसको कॉपी के ऊपर बहुत बड़े बड़े से लिख लो, इतनी बार लिख लो कि कम से कम तुम्हें याद हो। चलो 10-10 बार लिखो, स्कूल में लिखाते थे ना, एक ही चीज को 10 बार लिखो, 10 बार, ताकि मसल्स मेमोरी में। आज से हमारी इस गुरुकुल में हमारा मुख्य मकसद क्या रहेगा? हाथों से बोलना। 10 बार लिखो, चलो 10 टाइम्स। क्यों? याद रहना चाहिए। मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट भी लिखें, हाथों से बोलना, कॉपी में, हाथों से बोलना, हाथों से बोलना, हाथों से बोलना। इसका मतलब क्या है? आज से हमारी जिंदगी में हम मुंह का प्रयोग कम करेंगे, हम हर चीज लिखकर बताएंगे, प्रश्न भी हम लिखकर पूछेंगे, बातचीत भी हम लिखकर करेंगे। आज से सभी के पास एक छोटी सी डायरी और एक पेन हमेशा होना चाहिए। जैसे कुछ लोग टी शर्ट पहनते हैं तो पेन वेन नहीं रखते हैं, तो एक धागे में लॉकेट टाइप में पेन बांध लो। जैसे लॉकेट पेन रखा है, इसी में एक पेन फंसा लो, अंदर डाल लिया करो। हम कॉलेज में यही किया करते थे। तो छोटी सी डायरी रखनी है। क्यों रखनी है? कई बार आपके सामने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे और उस समय आप क्या होता है, कैजुअली लेके उसको छोड़ देते हैं। वही क्वेश्चन कई बार तुम्हें एग्जाम में एज इट इज दिख जाएंगे। तो आपसे वो लिखना है, आपसे वो लिखना है, हाथों से बोलना है, हाथों से बोलना। यही राइटिंग स्किल की सबसे बड़ी जो है वो पहचान होती है, हाथों से बोलना। इस स्किल का हमारे यहां बहुत प्रयोग होगा। कई लोग जैसे क्लास में सुनते रहते हैं, हम जब डिस्कशन करेंगे तो क्लास में हमें ये डेप्थ में जाना है। अब मैंने इस क्लास को स्ट्रक्चर कैसे किया है ये भी मैं बार बार दो चार बार बताऊंगा ताकि सीखो। सुबह से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी जहां पर मैं इकोनॉमी को डील करूंगा। कैसे डील करूंगा अभी ये भी बताऊंगा। और आपको ये भी सीखना है
कि जब कोई टीचर आए तो उससे बोलना है कि मुझे सब्जेक्ट में डेप्थ में कैसे लेकर जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप जो मुझे पढ़ा दे रहे हो मैं आंख बंद करके उसको पढ़ना शुरू कर दूं। इसके बाद मैं लगभग 1 महीने तक 1 मंथ आपकी पर्सनैलिटी पर काम करूंगा। हर वो छोटी से छोटी चीज सिखाऊंगा, जैसे अभी हाथों से बोलने की टेक्निक क्या होती है। ये लगभग 1 महीने तक चलेगा, 1.5 महीने तक चलेगा। बुक कैसे तेजी से पढ़ें, न्यूज़पेपर तेजी से कैसे पढ़ें, ये सारे टॉपिक्स, फोकस कैसे करके रखें, ज्यादा देर तक कैसे पढ़ाई करें, नोट्स कैसे बनाएं, मेमोरी को कैसे इंक्रीज करें, अगर कोई टेंशन या एंजाइटी है उससे बाहर कैसे निकलें, ये सारी चीजें मैं यहां पर कवर करूंगा। सारी चीजें क्लियर है? इसकी जरूरत है। और इसके बाद न्यूज़पेपर शुरू हो जाएगा। ये SWC नहीं है, सिलेक्शन वाली क्लास नहीं है, वो बहुत डेप्थ में। यहां पर हम लीनियर वे में खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे, यानी न्यूज़पेपर को पढ़ाया जाएगा आपको। ये जीरो टू हीरो और गुरुकुल सुपर 30 में एक साथ चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगा, न्यूज़पेपर जैसे आप अभी बिगिनर हो तो आपको न्यूज़पेपर जैसे चाहिए होता है, ये खबर क्या है, इसको कैसे रीड किया जाए, इसमें क्या पॉइंट निकाले जाएं। तो बिल्कुल, क्योंकि SWC में बहुत डेप्थ में डिस्कशन हो जाती है। कई बार आप देखते हो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में चला जाता हूं, तो वहां पर टीचर क्या होगा, इसको लीनियर वे में यानी टॉपिक से कवर करते हुए, उसको कनेक्ट करते हुए आराम से इसको पढ़ाएंगे। तो ये डेली आपको यहां पर 3 घंटे देने हैं, राइट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो हो गया एकेडमिक पोर्शन हो गया। इसके साथ साथ आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, किसके लिए, यहां पर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा असाइनमेंट, CRA। तो जो स्किल पहली क्लास में मैं सिखा रहा हूं, तो CRA में क्लास रिवीजन आंसर राइटिंग, यानी अगर 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे की आपकी रिवीजन और आंसर राइटिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर 1 घंटे का न्यूज़पेपर है तो आप भी घर जाकर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, उसे याद करना डे टू डे, यानी डे क्लोजिंग हम करेंगे। जैसे एक व्यापारी होता है ना, लेजर क्लोज करता है, उसी तरह आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी आज का काम मेरा आज खत्म। इसके बाद कम से कम 30 मिनट्स आप अपनी हेल्थ पे देंगे, एनी हाउ, चाहे आप शाम को जाइए कोई बात नहीं है। 30 मिनट्स आप अपने रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि फोन लेके टहल रहे हैं, तेज एक्सरसाइज, पसीना आना चाहिए। और लगभग 30 मिनट्स आप मेडिटेशन के लिए देंगे हर हालत में। तो ये एक्सरसाइज के लिए देंगे और ये आप मेडिटेशन के लिए देंगे ही देंगे, ये आपका करिकुलम का पार्ट है। इसके बाद 1 आवर आप जो मैंने थॉट प्रोसेसिंग बताई है आज से आदत डालेंगे। 1 घंटे एकांत में बैठकर कुछ पेपर पर आप 4-5 टॉपिक लिखेंगे और उस पर सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। इसको विचार का समय कहा जाएगा। यानी टोटल आपका जो टाइम टेबल है, टोटल आपका जो टाइम टेबल है वो 3 + 3 + 1 + 1 कितने घंटे हो गए, 8 आवर्स का टाइम टेबल है। एंड दैट इज योर ऑप्टिमम टाइम टेबल, 8 आवर्स, एंड दैट्स मोर देन इनफ, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, इसको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, क्लासेस का ऑप्टिमम वैल्यू निकालते हैं, तो 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे का CRA, 1 घंटे में एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, 1 घंटे का चिंतन प्रोसेस, और इन सबको करने में 1 घंटा आपका वेस्ट हो गई होगा किसी चीज की तैयारी करने में, बार बार ये करने में, आने जाने में, वो लगेगा ही लगेगा। सो आप अगर टोटल देखा जाए तो आप 10 घंटे इंगेज रहेंगे, 10 आवर्स इंगेज रहेंगे। इसके बाद आपका 30 मिनट्स और बढ़ेगा न्यूज़पेपर सेल्फ रीडिंग के लिए। न्यूज़पेपर सेल्फ रीडिंग के लिए 30 मिनट्स से 1 घंटा, मतलब जैसे आप क्लास में आप थोड़ी देर पहले आएंगे या बाद में भी आप 30 मिनट्स न्यूज़पेपर, आप शाम को बैठ गए, न्यूज़पेपर की रीडिंग आप करेंगे एक बार और, छोटी छोटी खबरों को दोबारा पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग को बार बार अपनी हैबिट के अंदर लेकर आना है। तो लगभग आप 10 से 11 घंटे आप इंगेज हो गए यार। इसके बाद तो शरीर फिर नींद ही मांगेगा, फिर खाना खाने, सोने, रेस्ट करने, क्योंकि अभी बोर नहीं होना है।
जब आप सेकेंड ईयर में आओगे या आप जब इसके सेकेंड ईयर में जाओगे तब आपको हो सकता है 12-12 घंटे का भी समय देना पड़े। जब आप मेंस में एंटर करोगे, एसए में एंटर करोगे, ऑप्शनल में एंटर करोगे। अच्छा, इतना करने के बाद अगर ऑप्शनल अभी आप पढ़ रहे हो तो इसमें 1 से 1.5 घंटे और बढ़ा लो, ठीक है? तो हो गया मेरे ख्याल से आपका टाइम टेबल, मेरे ख्याल से वहीं पहुंच रहा है। 12 घंटे के आसपास आपको स्टडी करनी है। और गुरुकुल में आप इसीलिए आए भी हैं कि गुरुकुल में ये चीजें हम पर्सनली इसको ध्यान दे सकें, या जो मेंटरशिप है उस पर हम इसको ध्यान दे सकें। क्लियर है? तो हम लगातार यही कोशिश करेंगे कि इस रूप में आप सामने आए। तो इस तरीके से 10 घंटे, और अगर ऑप्शनल आप पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 आवर्स और जोड़ लीजिए, 12 घंटे का आपका शेड्यूल रेडी हो गया। 12 घंटे का शेड्यूल तो ऑनलाइन के बच्चों को खुद से करना है। एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमने इसीलिए शुरू किया। आप लोगों को गुरुकुल में हम यहां पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? तो ये शेड्यूल आप अपना अपना टाइम टेबल मुझे सबमिट करेंगे, मैं उसके हिसाब से आपको बना के दे दूंगा कि आपको मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में करना है। जैसे जो सीनियर बैच है गुरुकुल का, वो आज से फ्लो स्टेट में चला गया है। फ्लो स्टेट मतलब सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक अब वो कनेक्टेड नहीं रहेगा। फ्लो स्टेट है तो अभी आपको फ्लो स्टेट में नहीं जाना है। अभी एक बार में एक काम, पहले आपको जो मैंने यहां टाइम टेबल बताया है, क्लासेस मिस नहीं करनी है आपको, सबसे पहला काम, नंबर 1। नंबर 2, एनी हाउ आपको क्या करना है, अपने आप को फोकस करके रखना है। क्लियर है? अपने आप को फोकस करके रखना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पहले आपकी बॉडी क्लॉक इसके अकॉर्डिंग चले। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हमारा सेगमेंट चलेगा। तो लगभग 12 घंटे अपने रिजर्व कर लो, और 7 से 8 घंटे की नींद है, बाकी 4 घंटे आपको मिलेंगे। उसमें आपको खाना खाना है, आना जाना, जो भी रेस्ट करना है, फोन पे बात करना, सिर्फ उसके लिए आपके पास टोटल 4 घंटे मिलेंगे बस। नींद आप 7 से 8 घंटे रखने की कोशिश करिए। तो ये 12 घंटे गुरुकुल के लिए दे दीजिए, ऑनलाइन के लिए दे दीजिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी बहुत ध्यान से सुने, कमेंट करें इस पे। और जहां पर भी कोई दिक्कत आ रही है, तो एक इसीलिए हमने मेंटरशिप शुरू किया है कि वो नहीं फॉलो हो पा रहा है तो वो हम फॉलो कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम समझते हैं किसी भी सब्जेक्ट में जाने के 2 तरीके होते हैं। एक, उसका सिलेबस, इफ यू वांट टू एंटर एंड क्रिएट अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी अगर आपको क्रिएट करनी है। एक होता है भाई सर ने पढ़ाया मैंने पढ़ लिया, एक चीज हो गई। और एक होता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूं और मैं इसमें अथॉरिटी क्रिएट करता हूं, यानी इस सब्जेक्ट का जो बेस है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जीरो टू हीरो में और गुरुकुल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर हम सब्जेक्ट को 2 पार्ट में पढ़ाएं। हर सब्जेक्ट को 2 पार्ट में, यहां जो सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। पहला पार्ट होगा जहां पर हम एनसीईआरटी के साथ जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी भी हम 2 लेवल पे पढ़ेंगे, राइट? आपके लिए 2 लेवल वो क्रिएट होंगे। और दूसरा होगा जब सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो मेंस का टॉपिक और सीसैट करेंगे, ठीक है? ये 2 चीजें आपके साथ चलेंगी। तो फर्स्ट ईयर में आप करंट अफेयर्स के मास्टर बनेंगे जो बेसिक है, और आप एनसीईआरटी के मास्टर बनेंगे। एनसीईआरटी को 2 लेवल पे हमने तोड़ दिया है, जहां पर उसके नोट्स के फॉर्मेट और आंसर राइटिंग दोनों एक साथ चलेगी। बेसिक आंसर राइटिंग आप करेंगे, इसके साथ साथ मैं स्टोरी टेलिंग में उसको पढ़ाता चलूंगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा हूं, सवाल है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और कैसे पढ़ रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसका जवाब मुझे देता है कौन, यूपीएससी खुद। और एक होता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूं और मैं इसमें अथॉरिटी क्रिएट करता हूं, यानी इस सब्जेक्ट का जो बेस है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जीरो टू हीरो में और गुरुकुल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर हम सब्जेक्ट को 2 पार्ट में पढ़ाएं। हर सब्जेक्ट को 2 पार्ट में, यहां जो सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। पहला पार्ट होगा जहां पर हम एनसीईआरटी के साथ जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी भी हम 2 लेवल पे पढ़ेंगे, राइट? आपके लिए 2 लेवल वो क्रिएट होंगे। और दूसरा होगा जब सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो मेंस का टॉपिक और सीसैट करेंगे, ठीक है? ये 2 चीजें आपके साथ चलेंगी। तो फर्स्ट ईयर में आप करंट अफेयर्स के मास्टर बनेंगे जो बेसिक है, और आप एनसीईआरटी के मास्टर बनेंगे। एनसीईआरटी को 2 लेवल पे हमने तोड़ दिया है, जहां पर उसके नोट्स के फॉर्मेट और आंसर राइटिंग दोनों एक साथ चलेगी। बेसिक आंसर राइटिंग आप करेंगे, इसके साथ साथ मैं स्टोरी टेलिंग में उसको पढ़ाता चलूंगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा हूं,
सवाल है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और कैसे पढ़ रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसका जवाब मुझे देता है कौन? यूपीएससी खुद, द सिलेबस। ठीक है, पहले सिलेबस को समझो, फिर सिलेबस के बाद अगर इसकी अथॉरिटी क्रिएट करनी है तो एक क्वेश्चन लिखो, हाउ टू क्रिएट अथॉरिटी इन एनी सब्जेक्ट, और इसको मास्टर फॉर्मूला बना लो। हाउ टू क्रिएट अथॉरिटी इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय में मास्टरी कैसे हासिल करनी है, तो एक फॉर्मूला होता है उसका। सब्जेक्ट में अगर तुम्हें अथॉरिटी क्रिएट करनी है, सब्जेक्ट अथॉरिटी, सब्जेक्ट में मास्टरी क्रिएट करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है सिलेबस एनालिसिस प्लस PYQ प्लस क्लास, वो भी SWC। ये भी याद रखना, क्लास बहुत सी चलती है लेकिन HWC होनी चाहिए, हैंडल विथ केयर। हैंडल विथ केयर का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट में मेरी एंट्री कॉन्सेप्ट से होगी, सीधे सीधे आप मुझे थ्योरी पे नहीं लेके जाएंगे। अगर मैं तुम्हें इकोनॉमी पढ़ने जा रहा हूं तो मैं कई बार इकोनॉमिक्स भी बोलता हूं, तो सर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है? पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए, इसको इकोनॉमिक्स ही क्यों कहा जाता है, इसको इकोनॉमी ही क्यों कहा जाता है? जब तक इस लेवल की अथॉरिटी क्रिएट नहीं करोगे तब तक कभी भी नहीं जाओगे। सर जीडीपी पढ़ना, अरे जीडीपी इसको क्यों कहा जाता है, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? इसमें ग्रॉस क्या है, डोमेस्टिक क्या और प्रोडक्ट क्या है? तो जब तक इस स्तर तक नहीं सीखोगे तब तक यूपीएससी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। या तो तुम्हारी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई होती, टॉप नॉच ऐसे कोई टीचर मिले होंगे जिन्होंने 10th से 9th से बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप यहां आ रहे हो और अपना रनिंग करना शुरू कर दे रहे हो। ऐसे लोग ही इंटरव्यू में जाके बोल आते हैं और स्टूडेंट सोचता अरे हम भी ऐसे इसी तरह से हैं। कभी उससे उसकी बैकग्राउंड तो पूछो कि भाई तुम पढ़कर कहां से आए हो, तुम्हारे माँ बाबूजी तुम्हारी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते थे, तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ाते थे, 4-4 टीचर जो है ट्यूशन पढ़ाने आते थे, और मैं यहां पर क्रिकेट का बल्ला लेके घूमता था। आज मुझे आईएएस देने का मन करा, दोनों बराबर नहीं हो ना। तो आप या तो आपकी स्कूलिंग इतनी अच्छी हुई होती, आप बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़कर आपके टीचर्स ने इस तरह से एसडब्ल्यूसी सिखाया होता, तब तो तुम कहते हाँ सर मैंने वीडियो देखा, 1 साल में मैं आईएएस बन जाऊंगा। वीडियो देख के अगर आईएएस बन जाते तो फिर क्या बात थी, यहां बैठने की तुम्हें जरूरत ही क्या थी? 12 घंटे का टाइम टेबल दिया, इसको फॉलो क्यों करना? 12 घंटे सो आराम से, किसको जो है वो बुराई उसमें लगता है। इसके बाद क्लास, क्लास के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद आंसर राइटिंग, लेकिन इसके बाद भी कुछ है, और इसके बाद होता है डिस्कशन। ये फॉर्मूला है यूपीएससी में, सब्जेक्ट मास्टरी करनी है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, किसी भी सब्जेक्ट में जब एंटर करो हाथ को लगाओ उसको, तो ये यूपीएससी में सक्सेस फॉर्मूला दे दिया। जो भी साल 2 साल में अनुभव है, 3 साल 10 साल का अनुभव अलग अलग टीचर्स का, एक लाइन में बता दिया। किसी भी सब्जेक्ट में घुसो, सिलेबस की अथॉरिटी को क्रिएट करो, बिल्कुल टंग पे होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए सिलेबस, वर्ड कहां से यूज हो रहे हैं। और जब मैं सिलेबस कहता हूं तो एक होता है सिलेबस पढ़ना, एक होता है सिलेबस एनालिसिस करना। यानी सिलेबस के अंदर हिडन वर्ड्स क्या हैं, क्या रखा गया है। अब मान लो यहीं पर तुम आगे मैं तुमसे डिस्कस करूंगा, इकोनॉमी का एक पार्ट है एग्रीकल्चर, एक वर्ड उसने लिख दिया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? एनालिसिस ये कहता है एग्रीकल्चर मतलब क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर की परिभाषा पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर जीडीपी में कितना ये पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में कितने जो है वो लोग काम कर रहे हैं ये पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में क्या लाभ है क्या हानि ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ना हम चाहते हैं। तो आपको वो वर्ड डेप्थ में जाना पड़ेगा। दूसरा होता है पीवाईक्यू, किसी भी टॉपिक में अथॉरिटी क्रिएट करनी है तो उसके पीवाईक्यू प्री और मेंस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तीसरी चीज है क्लास, जो एचडब्ल्यूसी हो, यानी कि टीचर एचडब्ल्यूसी बेसिस पे बात करे, जिस सब्जेक्ट को हाथ में ले लिया उसको वो समझाए। फिर होता है रिवीजन, मुझे करना है उस चीज को बार बार लेकर जाना है। आंसर राइटिंग मुझे उस टॉपिक पे करनी ही करनी है, भले चाहे मैं 2 लाइन लिखूं 3 लाइन लिखूं, छोटे बच्चों की तरह लिखूं, लेकिन अगर वो लिखा हुआ नहीं है तो वो पढ़ा हुआ नहीं है। ये बात याद रखना। हाथों से बोलना इसीलिए मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और इसके बाद आता है डिस्कशन।
अगर आप उस पे किसी से डिस्कशन कर पा रहे हैं या अपने ग्रुप बनाकर डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हम लोग सैटरडे को यहां डिस्कशन करते हैं, तो हर हालत में वो करना है हमें। अगर हमने ये काम कर लिया तो हमें दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं है। सब्जेक्ट की अथॉरिटी आपकी क्रिएट हो गई। और इसके बाद सिर्फ एक चीज है, अगर मुझे प्रीलिम्स को शॉर्ट करना, एक लाइन और जोड़ लो, और वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर हालत में मुझे इसके क्वेश्चन लगाने। नाउ द फॉर्मूला इज कंप्लीट। फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूला कंप्लीट, क्लियर। इसको बनाओ बड़ा बड़ा व्हाइट पेज पे स्केच के साथ, और जहां पढ़ते हो वहां इसको चिपकाओ। सब्जेक्ट मास्टरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिलेबस एनालिसिस, पीवाईक्यू, क्लास एसडब्ल्यूसी, रिवीजन, आंसर राइटिंग, डिस्कशन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अगर आपने ये स्टेप्स पूरे कर लिए, सब्जेक्ट आपका है, आप नेगेटिव मार्किंग नहीं करोगे। आप यूपीएससी में आराम से, जरा देखो क्या किया है, ध्यान से समझो कि इसमें फॉर्मूले का राज क्या है, फॉर्मूला समझ लो। इन दोनों से आपको सब्जेक्ट में क्या है, यूपीएससी किस डायमेंशन में जाता, आप उसके डायमेंशंस पता कर पाओगे, उसका पैटर्न पता कर पाओगे यूपीएससी का। ध्यान से एचडब्ल्यूसी से आप कॉन्सेप्ट फॉर्मेट कर पाओगे। टीचर चाहे तो जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी से लिखिए, इकोनॉमी के आंकड़े इतने, जीडीपी इतना, आपका दिमाग जो है क्वेश्चन करेगा, यार ये है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। तो एचडब्ल्यूसी क्या करता है? आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है। तो हम यही काम करने जा रहे हैं, यहां पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाएंगे। सर जीडीपी में जीएनपी क्यों कहते हैं, इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, ये एन का मतलब क्या है, नेशनल का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट बार बार क्यों आ रहा है, जबकि हम उसको ग्रॉस नेशनल इकोनॉमी भी तो बोल सकते थे। जीएनपी क्यों बोलते, जीएनई नहीं बोल सकते थे भाई, पार्ट ऑफ इकोनॉमी है ना, तो हम उसको ग्रॉस नेशनल इकोनॉमी बोलते थे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं हम उसको, ये बार बार हम प्रोडक्ट, कितने लोग यहां पे मुझे जवाब दे सकते हैं कि जीडीपी, जीएनपी, हम पी में प्रोडक्ट क्यों लगा रहे हैं, जैसे वो तो है तो इकोनॉमी, तो ग्रॉस नेशनल इकोनॉमी होनी चाहिए ना, किसी देश की इकोनॉमी होती है, तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक इकोनॉमी लिखते, जीडीई लिखते, जीडीपी क्यों लिखा हमने? किसने किसने 9th क्लास 8th क्लास में जीडीपी वर्ड सुना था? सब सुन के आए, 9th क्लास की बात कर रहा हूं, 12th तो पास होना सारे के सारे। तो प्रोडक्ट वर्ड क्यों यूज किया बताओ तुम, 12वीं पास हो, हाँ, जीडीपी वर्ड, पी क्यों वर्ड यूज किया? सेवाएं नहीं शामिल होती हैं, तो वस्तुओं के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? 9th क्लास पहला चैप्टर क्लियर नहीं पता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं पता, तो यूपीएससी में वॉश आउट हो। 9th में पढ़कर आए हो, आज से 4 साल 5 साल पहले 9th की थी, सोचो उस समय तुम्हारे टीचर को ये बात बतानी चाहिए। तुम बताओ बेटा, हम सेवाएं नहीं करते हैं, मैं सेवा नहीं दे रहा हूं, मैं इस इकोनॉमी का पार्ट नहीं हूं, मैं फीस ले रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं इसका इकोनॉमी का पार्ट नहीं हूं ना, तो मेरे से क्या गलती हो गई प्रभु, मुझे क्यों बाहर कर दिया तुम लोगों ने? गलतियां हो रही है ना, वो तो प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया, मैं प्राइमरी प्रोडक्शन थोड़े तुमसे पूछ रहा हूं। ऑनलाइन वाले बच्चे एकदम सन्नाटे में क्यों है भाई, क्वेश्चन पूछते ही? वो अलग चीज हो गई, तुम वही है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यूपीएससी में यही काम नहीं करेगा। मैंने यहां क्या लिखा है, अथॉरिटी। अथॉरिटी किसे कहते हैं? मैं तुम्हारे सामने जब प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरे प्रश्न पूछने में अथॉरिटी है ना, तो जिस दिन तुम्हारे जवाब देने में अथॉरिटी हो गई, जो बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं सर, आप रेफरेंस चेक कर सकते हैं इस वाली किताब में, एनसीईआरटी मैंने अभी पढ़ लिया, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है 9th का, मैं यहीं से क्लास शुरू करूंगा। एनसीईआरटी का 9th क्लास का पहला चैप्टर है यही, उसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ जिसको तुमने पढ़ा नहीं, क्योंकि तुमने बुक्स नहीं पढ़ी थी, तुमने नोट्स पढ़े थे मास्टर साहब, और तुम्हारा पूरा ध्यान था कैसे भी मार्क्स लेकर आने। तो मेरी लड़ाई और तुम्हारी लड़ाई कई फ्रंट्स पे है। सवाल ये नहीं कि मैं क्या नया पढ़ाने जा रहा हूं, सवाल ये है कि मैं तुम्हारा कितना पुराना उजाड़ूंगा। इस बात को समझना मैं क्या करने जा रहा हूं, क्यों मैंने 1 महीने तक
एक महीने तक मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो है वो लबासना ट्रेनिंग, नाम ही मैंने उसका रख दिया लबासना ट्रेनिंग। मैं लबासना ट्रेनिंग एक महीने कराने जा रहा हूं। क्यों? उसमें बुलडोजर चलाऊंगा, मैं भी बुलडोजर बाबा बन जाऊंगा। वो पुराना जितना है ना वो सब उजाड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो 9th क्लास के पहले ही चैप्टर का पहला ही जो है वो पेज का वो पैराग्राफ है। एक गांव की कहानी शुरू होती है, और जब वहां पालमपुर गांव, और उसके जब बीच पैराग्राफ में पहुंचते हो, जब वो क्वेश्चन पूछता है कि इस गांव के लोग क्या उत्पादन करते हैं, तो वहीं पर वो बात है। आपने नहीं पढ़ा उसको, क्योंकि बुक्स आपको पढ़ना मना कर दिया गया था, आपको की पढ़नी थी, आपको नोट्स पढ़ने थे। अब आप तो वही हो ना, आके यहां कुर्सियों बैठ गए हो। तो मुझे आगे बनाना और पीछे का तुम्हारा उजाड़ना है। मुझे दो काम रहेंगे, बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, और आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली 9th क्लास में अपने टीचर से पूछना चाहिए था, सर ये प्रोडक्शन क्यों उसको आपने वर्ड किया, प्रोडक्ट वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? हम तो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, तो देश की इकोनॉमी है। आप अपना दर्द बता रहे हो ना, कॉपी लेके लिखा देते थे, लेकिन आप यूपीएससी में जाके कैसे बताओगे कि मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़कर आया जहां कॉपी लेके लिखा देते थे, कुछ पूछना मना था? यूपीएससी को यह बात बोल पाओगे कि साहब मैं बहुत जो पिछड़े स्कूल से पढ़कर आया, मुझे आईएएस बना दीजिए? इज इट? ऐसी कोई सुविधा है? वो कह रहा है ये मेरा एग्जाम है, इसको क्रैक करके दिखा दो, तुम चाहे गांव से आओ चाहे तुम कुएं में बैठ के पढ़ाई करते हो, हमें कोई मतलब नहीं है। यही यूपीएससी का रूथलेस, यही सबसे बड़ा एफर्ट है। तो आपको भी जिम्मेदारी से वो खुरपी फावड़ा लेके पीछे का सब उजाड़ना पड़ेगा। और मेरा चैलेंज यही है, आगे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, पीछे उजाड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। वो गहरा बैठा हुआ है, सालों तक ट्रेनिंग मिली हुई है। ऐसा नहीं कि 10th क्लास में तुम्हें मास्टर साहब ने जो है वो कॉपी से लिखाना, इमला लिखाना छोड़ दिया होगा, 10वीं में भी यही हुआ होगा। और लास्ट में कुंजी पढ़ी होगी तुमने, एक आती ना क्वेश्चन बैंक, किसने किसने हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। अरे 100% चल रहा है भाई, 100% चल रहा है बवाल। सबने जो है वो कुंजी से पढ़ाई की है, वेरी नाइस। तो बताओ, और कुंजी से क्यों? उसमें 5-10 सालों के सॉल्व पेपर होते थे, वो लिख दिया पास हो जाएंगे। यूपीएससी में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब सोचो कि तुम कितने बिगड़े हुए हो और मुझे बनाने के लिए कितना कम टाइम मिला। तो कई लोग मुझसे कहते हैं आप क्यों कहते हैं कि 2 साल कम से कम तैयारी करनी चाहिए? आज मैं वो राज खोल देता हूं। 1 साल तो मैं पीछे बुलडोजर चलाऊंगा, जमीन सपाट करूंगा, बनाना क्या है? क्योंकि 100 में से शायद ही कोई एक होगा जो बहुत अच्छी स्कूलिंग से आया, जिसके जीवन में कोई बहुत अच्छा टीचर आ गया हो, जिसने उसको स्कूल टाइम से सीडिंग की हो कि तुम्हें ऐसा पढ़ना है। जैसे टीना डाबी को उसकी जो है प्रिंसिपल मिल गई थी, टीचर मिल गई थी। ऐसे बहुत कम लोग लकी होते हैं। तो अब आप सोचो कि लोग मुझसे पूछते हैं कि 2 साल सर क्यों? यही कारण है। अब आप 9th क्लास में जो चीज पढ़ के आए हो, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि उसको क्यों ऐसा कहते हैं। तो HWC बेसिकली क्यों है आप जानो, क्योंकि यूपीएससी में वो आपके बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं। आखिर ये क्यों जरूरी है, रुको और समझो, क्वेश्चन मुझसे पूछो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का जो पूरा एग्जाम है, बहुत सिंपल तरीके से बता दे रहा हूं, यूपीएससी का जो पूरा एग्जाम है रीजनिंग का एग्जाम है। तुम लोग समझते हो रीजनिंग का मतलब हो गया सीसैट में आती है, नहीं। रीजनिंग का मतलब होता है रीजन को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग रीजंस, कारणों को जानने की प्रक्रिया। यानी उसको कारण क्या है उस तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको रीजनिंग कहते हैं। ये हमारे ब्रेन के मैक्सिमम फंक्शन को इन्वॉल्व करता है। रीजनिंग बहुत बड़ा पावर होती है ब्रेन की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये आती हैं और ये स्टूडेंट है, अचानक से किसी बात पे मुझसे बहुत गुस्से में बात करती हैं। अब मैं क्या करूंगा? ब्रेन का पहला बिहेवियर, मैं रिएक्ट करूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी, तुमने मुझसे इस तरह से बात की। दूसरा, मैं सोचूंगा कि ऐसा इसका व्यवहार नहीं है, इसकी पास्ट मेमोरी में चेक करूंगा, इसका कोई रीजन तो जरूर रहा होगा। फिर मैं चेक करूंगा कि आखिर वो रीजन क्या है कि ये अचानक से गुस्सा होगी। पता चला इसके घर में कोई बात हो गई या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया।
और ये जो है वो अपनी बात नहीं कह पा रही है, तो मैं उसके कारणों की जांच करूंगा। मैं जितने अच्छे से कारणों की जांच करूंगा उतना ही अच्छे में निर्णय ले पाऊंगा। और एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर करता क्या है भाई, अपराधी भी पहुंचता, साहब मेरे साथ बड़ा गलत हो गया, तो मैं अपने कई स्टूडेंट से बात करता हूं, तो बोले सर आता है तो हम दोनों से, दोनों को क्रॉस, मतलब पत्नी आती है, आपने देखा होगा कई अपराध में पत्नी पकड़ी जाती है, अरे हाय मार दिया मार दिया, रिश्तेदार पकड़े जाते हैं, पता चला बाद में उन्होंने ही सारा कांड कर रखा है। तो पुलिस वाले अगर मान ले नहीं 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 भाई ये तो रिश्तेदार हैं, तो खूब आंसू बहा रहे हैं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं होगा, वो किसको क्या करते हैं, वो सबसे, हर एक को, किसी भी पुलिस वाले से पूछना कि वो सबको अपराधी मानकर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, सब पर शक करते हैं वो, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो। तो इन्वेस्टिगेशन, ये तुम्हारी जो जॉब है ना, जो यूपीएससी, उसका मेन फंडामेंटल ही है रीजनिंग। तभी तुम इतने डिपार्टमेंट में सरवाइव कर पाओगे। तुम्हारे अंडर में 29 डिपार्टमेंट होंगे शुरुआती दौर में ही, 29 डिपार्टमेंट। अब तुम सारे डिपार्टमेंट, तुम जो है पशु विभाग में भी, बागवानी विभाग में भी, इकोनॉमिक विभाग में भी, पुलिस विभाग में भी, मजिस्ट्रेट का भी तुम्हें काम करना है, तुम सबके मालिक बन जाओगे क्या? तो कैसे इतना सीखोगे? सोचो, प्रश्न पूछते हो तुम, रीजनिंग करते हो, कुछ अपने आंकड़े सेट करते हो, ब्रेन की पावर को ऐसा बढ़ाते हो कि आपको आंकड़े देखते समझ में आ जाता है, इसीलिए सी सैट का पेपर रखा गया है। लेकिन ये रीजनिंग सी सैट में नहीं पढ़ना है, ये रीजनिंग तुम्हें डेली लाइफ में लेकर आना है। ये रीजनिंग तुम्हें तब करनी चाहिए थी, आखिर इसको प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, इसको जीडीई क्यों नहीं कहा जाता, ग्रॉस डोमेस्टिक इकोनॉमी है तो इकोनॉमी का पार्ट ना, हमने क्यों नहीं रखा जीडी? ये प्रोडक्ट का क्या तात्पर्य होता है? क्या प्रोडक्ट कोई एक वस्तु है, या प्रोडक्ट एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है? अगर इस तरीके से आपने पढ़ाई कर ली तो आपके लिए आसान हो जाएगा, इसीलिए एचडब्ल्यूसी। तो मैं कराऊंगा सबसे पहले एचडब्ल्यूसी, इसके बाद रिवीजन। पढ़ा तो दिया और वो आपके दिमाग से वॉश आउट हो गया, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आप किसी भी पढ़ी गई चीज का 80% भूल जाते हैं, और आप अलग नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन है। 80% आपके दिमाग के अंदर 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर 95% मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। अगर एक हफ्ते तक किसी चीज को आपने रिवाइज नहीं किया, सिर्फ 5% बचेगा। हाँ, कोई क्लास हुई थी, उसमें बीच बीच में कुछ कुछ याद आ रहा है। सो डेली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पढ़ो उसको नत्थी करो, खत्म करो यार। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग आपकी क्या मसल्स मेमोरी को बढ़ाता है, मसल्स मेमोरी। अगर यूपीएससी में किसी चीज को सीखना है तो लिखकर सीखना है। मैं तो कह रहा हूं 2 साल के लिए गूंगे हो जाओ, मुझसे जब कोई क्वेश्चन पूछने आओ ना तो भी डायरी में लिखो। ये गुरुकुल का नियम रहेगा, ये मेरे जो मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये नियम रहेगा शाश्वत। लिख कर भेजोगे तो सुनूंगा। 2 साल के लिए तुम गूंगे हो, बहरे नहीं, सिर्फ गूंगे, बोल नहीं सकते। आपको लिख कर बताना है, आप इस तरीके से बिहेव करो। एंड डिस्कशन, डिस्कशन क्या करता है? आप लोगों से कई लोग कहते हैं ना सर मेरे गले तक रुक गया, आपने क्वेश्चन पूछा। डिस्कशन सिर्फ ज्ञान का नहीं होता है। जब आप कभी किसी के सामने बोल के देखना, आपकी भाव भंगिमा, आपके पैर कांपते हैं, आपकी आवाज हकलाती है, आपकी भौएं ऐसे तन जाती हैं, अचानक से दिमाग के सामने ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता, आता हुआ भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। अब देखो उसकी शर्ट के बटन कितने खुले हुए हैं, क्लास में बैठने का तरीका है ये। तो जब आप किसी के सामने खड़े होकर बोलोगे तो अपने आप ये चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आप आईएएस बनने, कभी आईएएस को देखा शर्ट के दोनों बटन खोल के ऐसे पीछे और गले में रुमाल डाल के बिड़ू, ठीक है? कभी किसी आईएएस को ऐसे देखा? अपन ऑफिस में आ गए ले, ठीक है, बताओ फाइल कौन सी लगेली है, ठीक है? तो ये इस तरह से कभी आईएएस को आप जब उसको चलते हुए देखते होंगे तो आपको लगता होगा कोई आईएएस आ रहा है। आपने लड़कियों को देखा होगा जो आईएएस ऑफिसर्स होती है, गर्ल्स, वो देखा क्या बढ़िया साड़ी, अच्छे तरीके से, अगर वो फील्ड में भी है तो प्रॉपरली जूते, ड्रेसअप, उनको ये सिखाया जाता है लबासना ट्रेनिंग में। यही से आज से शुरू कर रहा हूं लबासना ट्रेनिंग। वो जब तक तुम उसको ग्रहण नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें नहीं पता चलेगा।
राइट। तो लोग क्यों? क्योंकि जनता उनको अपना हीरो मानती है। आप कल को हीरो बनोगे, लोग आपको देखकर, कितने स्कूल के बच्चे होंगे जब आप जाओगे, आपने कई कहानियां पढ़ी होंगी, मेरे स्कूल में एक डीएम साहब आए थे, कई लड़के लड़कियों को देखा होगा आपने, जब वो आगे सक्सेस होते हैं अपनी कहानी सुनाते हैं कि मेरे यहां डीएम साहब आए थे, उनको देखकर मेरे मन में आग लगी, फिर मैंने तैयारी शुरू की। इसका मतलब आप कौन है? आप एक साइलेंट हीरो है। आपकी बॉडी, आपके बोलने का तरीका लोगों को प्रेरित करता है। कितने लोगों ने ये कहानियां सुनी होंगी, मेरे स्कूल में आए थे, मेरे विभाग में आए थे और उसके बाद मेरा भी मन किया मुझे। आपके यहां हुआ होगा। तो आप ये सोचिए कि आपका आना जाना कितने लोगों के सपने बना देता है, कितने लोगों को प्रेरित करता है। तो आप क्या ऐसे जो है वो भिड़ू बन के जाएंगे क्या? ए अपन आगे ले, चाकू निकाल इधर रख, ऐसा कोई मतलब कहेंगे भगवान, सब लोग कहेंगे कुछ भी बनो, इनके जैसा ना बनो। तो वो देखिए कितने अच्छे तरीके से रहता। तो ये आपको अभी से सीखना पड़ेगा। यूपीएससी सिर्फ किताबों में नहीं है, यूपीएससी जीवन का एग्जाम है। जब तक उस व्यवहार को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को आप ट्रेन नहीं करोगे, यूपीएससी में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, सरवाइव नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो आज से ये जर्नी हमारी शुरू हो रही है। इसी रूप में हमारी ट्रेनिंग चलेगी और मैं एक एक चीज को ट्रेन करूंगा। डिस्कशन जब आप करते हैं तो आपकी भाव भंगिमा यानी बॉडी लैंग्वेज इसमें इन्वॉल्व होती है। यही तो इंटरव्यू और क्या है। इंटरव्यू में यही बहुत कीनली देखते हैं। बात करने में आप कभी देख के देखिएगा, कई लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कई लोग अपने पैर कांपने लगते हैं। आप कुर्सी बैठ के देखिएगा, पैर ऊपर नीचे हिलने लगते हैं, बॉडी ऐसे ऐसे होने लगती है। कई बार जो है बहुत लोग हाथ मटक मटक के बात करेंगे, रहा ही नहीं जाएगा, उनके हाथ बांध दो, परेशान हो, बोल ही नहीं पाएंगे। हाथ ऐसे उठा उठा के, उंगली ऐसे दिखा दिखा के, दिस ऑल आर निगेटिव बॉडी लैंग्वेज। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब की कोई स्कूल होता है, कोई कॉलेज होता है इसका? नहीं, कोई कॉलेज स्कूल नहीं है। ये सारी चीजें हमारा फंडामेंटल पार्ट है। वही जो इसके बाद की क्लास होगी उसमें यही मैं बाकायदा इसको सिखाऊंगा। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब तक आप किसी भी चीज पे क्वेश्चन अप्लाई नहीं करते, वो चीज आपकी कभी हो ही नहीं सकती। तो ये जो आंसर राइटिंग एंड क्वेश्चन अप्लाई है, वो बेसिकली यही है कि भाई मैंने जो पढ़ा उसका एक रिजल्ट आना चाहिए। यानी जो पढ़ा उसका पर्पज है, क्यों पढ़ा, पढ़ लिया, लेकिन मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिशन। ये दोनों क्या बताता है? ये कॉम्पिटिशन है, हार्श है। अगर क्वेश्चन हो गए तो इट्स ऑल गुड, नहीं हुए ऐसी की तैसी। तो इस क्लास के भी कुछ नियम होंगे, वो नियम सबको पालन करने, चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन के। ठीक है, तो हम करेंगे सिलेबस। यहां से सिलेबस को समझेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। अगर आप कहेंगे कि हाँ सर पीवाईक्यू भी अपने सब्जेक्ट का करा दीजिए, तो मैं कराऊंगा। फिर इसको कैसे अप्लाई करना है, राइट, कैसे अप्लाई करना है। देखो कितना छोटा दिया हुआ है यहां पे, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट लिखो इसको, यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में। पहले यहीं से शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ये यूपीएससी का सिलेबस। इससे तुम कितना अंदाजा लगा पाओगे, क्या आएगा, अंदाजा लगा के देखो। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, पुअर्टी यानी गरीबी, इंक्लूजन समावेशन, आर्थिक और सामाजिक विकास, धारणीय विकास, गरीबी, समावेशन इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स जनांकिकीय, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं या सामाजिक क्षेत्र पहल, और कॉमा लगा के एटसेट्रा। अब ये एटसेट्रा में क्या है, एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा। आर्थिक विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है और धारणीय विकास क्या है। ये तीन शब्द क्या हैं? आर्थिक विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है और धारणीय विकास क्या है।
धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये लिखा हुआ ना, ये तीनों, आखिर ये तीनों शब्द क्या हैं, इनमें अंतर क्या होता है? अगर ये एक ही चीज थी तो हम 3 वर्ड यूज क्यों करेंगे? इनमें अंतर क्या होता है? इनमें अंतर क्या होता है? तो आज के लिए इतना। क्लास के तुरंत बाद आप उठेंगे नहीं। आपका 5 मिनट की जिम्मेदारी है कि जो पढ़ाया गया है उसको ध्यान से आप अपने मन में बिठाएंगे, उसको अपने मन में बिठाएंगे कि आखिर ये क्या है, क्या पढ़ाया गया। पूरी क्लास को एज अ फॉर्म ऑफ पिक्चर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैंने कहां से क्लास शुरू की, उसको विजुलाइज करेंगे, सर कहां खड़े थे, क्या बोल रहे थे, इस बात के पीछे पर्पस क्या है। ये काम आज के बाद हमेशा, इस क्लास के कुछ रूल्स रहेंगे। मेरे पढ़ाने का तात्पर्य ही है कि मैं डिसिप्लिन वहां पर मेंटेन कराऊंगा ही कराऊंगा। और जो मैंने यहां करिकुलम बनाया है वो 1 महीने के अंदर आपके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा कि आप खुद कह देंगे हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आप मुझे बताइए, पहला रूल है कि मैं सिलेबस तो कराऊंगा। क्या मैं इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यू कराऊं? इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है। पीवाईक्यू पढ़ा नहीं जाता, पीवाईक्यू एनालिसिस किया जाता है। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़नी होती है। तो क्या मैं पीवाईक्यू क्लास में कराऊं कि सामने दिखाते हुए पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज किया जाता है, इस पर मैं डिस्कस करूं कि वो सिर्फ क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस नहीं है, उस क्वेश्चन के अंदर बहुत डेप्थ होती है, उसके ऑप्शंस ही अगले क्वेश्चन तैयार होते हैं। कैसे पीवाईक्यू को पढ़ते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा। अगर आप ये चाहोगे तो मैं भी इसको कैरिकुलम में शामिल कर दूंगा, नहीं चाहोगे तो मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करने जा रहा हूं। इट्स अप टू यू कि सिलेबस के बाद हमारा डायमेंशन क्या है। अगर जरूरत रही तो हम पीवाईक्यू पे भी डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्यों पूछा गया है, क्या हुआ था उस साल, वो आप नहीं जान पाओगे। तो क्वेश्चन कहां से बनाए जाते हैं। इकोनॉमिक्स एक बेसिकली डायनेमिक सब्जेक्ट में गिना जाता है। तो डायनेमिक सब्जेक्ट मतलब इसके सिद्धांतों के बाहर न्यूज़पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स सर्वे इसका सबसे बड़ा सोर्स है। तो आखिर क्या चीज है जो सरकार हमसे या यूपीएससी हमसे पूछना चाहती है, इस पर बातचीत करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।